Smarties, once again we are present a good topic that is related to our World Hindi Day और आप सभी लोग को इस विश्व हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामना। और आज हम लोग अपने इस हिंदी दिवस पर एक विश्व हिंदी दिवस पर आज एक छोटा सा हिंदी के टॉपिक को पढ़ेंगे जो आगे है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो डेट है मैंने आपको बता दिया कि 10 जनवरी है और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अपने हिंदी दिवस के बारे में स्टडी किया था और उस हिंदी दिवस के लिए आपको बताया गया था कि हिंदी दिवस 2 रूपों में हम लोग मनाते हैं और वो 2 रूप में कौन कौन से हैं। एक विश्व हिंदी दिवस जिसको इंग्लिश में लिखा गया वर्ल्ड हिंदी डे, कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, जो आज है। अगर हम फुल लिख दें, 10 जनवरी को हर साल पूरे वर्ल्ड लेवल पर हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरे रूप की बात करते हैं तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसको केवल हिंदी दिवस भी कह सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का डे है हिंदी का, विश्व हिंदी दिवस का। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने हिंदी को पढ़ेंगे। बाकी डेज मुझे लगता है हम सभी लोग क्या पढ़ते हैं, अपने इंग्लिश को पढ़ा करते हैं और मैथ्स को पढ़ा करते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं हिंदी को ही पढ़ा दूं। जो हमारा हिंदी शब्द है, जो हमारा क्या है, हिंदी शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिए, अपने प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत केयरफुल होना पड़ता है। शब्द है, शब्द नहीं है ना। तो जो हिंदी लिखा गया है, देखने में तो लग रहा है हिंदी का। अभी एग्जाम एक हुआ था और उस एग्जाम में यही पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? पूछ लिया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखने में तो लग रहा है जैसे हिंदी तो हिंदी का ही है। भाई हिंदी लिखा हिंदी में गया है, लेकिन हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। और अगर मैं बात कर देता हूं समझने की, तो अब देखिए, मैंने हिंदी को फिर लिखा, लेकिन लिखा हूं अब की बार इंग्लिश में लिखा हूं। किस में लिखा हूं? अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हूं, लेकिन इंग्लिश का शब्द तो नहीं है ना। शब्द किसका है? फारसी का है। लिखा केवल इंग्लिश में गया है। और यहां जो लिखा गया है वो लिखा हिंदी में गया है, लेकिन भाषा कौन सी है वो? मतलब शब्द जो है वो फारसी भाषा का ही है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि जो हमारी हिंदी खुद की है, वह खुद हिंदी भाषा के शब्द से नहीं आया है वर्ड। वह वर्ड किससे आया है? फारसी भाषा के शब्द से आया। अब यहां से हम लोग की क्या होती है, अब हिंदी की शुरुआत होती है। तो भाई जाहिर सी बात है, हर सब्जेक्ट को लाने का किसी न किसी को श्रेय दिया जाता है। जैसे हु इज फादर ऑफ हिंदी कहा जा सकता है, हिंदी के जनक कौन है ये कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं, आपको पता भी है, बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है? यस, ये फादर ऑफ कौन है? हिंदी है। फादर ऑफ हिंदी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा अभी स्टडी किया कि हिंदी की शुरुआत किस शब्द से हुई है और अपने इस हिंदी को कौन शुरू किया है, फादर ऑफ हिंदी किसे कहा जाता है।
तो 2 शब्द को सीखे हैं। फिलहाल हिंदी का जो वर्चस्व है बहुत लंबा है, लेकिन उन हिंदी के पैटर्न में हम लोग को क्या पढ़ना है, केवल आज की टॉपिक जो सेलेक्ट की गई है, जो कि पूरे बहुत सारे एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम से लेकर के हर जगह जो पूछा जाता है वो क्या है आपका, वो आपका मीटर है। याद है कि ये मीटर लिखा गया है भाई। जब इंग्लिश वाले टीचर से अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंग्लिश मिलेगी, और उस इंग्लिश में कुछ खास एक बात भी मिलेगी कि METER होता है, METRE होता है। इसको ध्यान देंगे, ये लैंग्वेज का डिफरेंस है और यहाँ पे करेक्ट है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, छंद पढ़ना है। तो चलिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ा जाता है। छंद किसे कहते हैं? छंद हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, तो आज पूरे छंद को पढ़ लेंगे, फिर आज के बाद कभी छंद नहीं पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे, आज इसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं छंद क्या होता है। वह काव्य रचना जिसमें चरण, लय, तुक, मात्रा, वर्ण, यति, गति को ध्यान में रख कर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। मतलब अगर छंद हम छंद के महत्व की बात करते हैं तो स्पेशली जिस तरह से गद्य को लिखने में, किसको लिखने में, गद्य को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो ग्रामर का होता है, मतलब व्याकरण का होता है। अगर गद्य रचना करना है आपको तो सबसे बड़ा जो योगदान होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि गद्य रचना करने में मुख्य रूप से किसका ध्यान दिया जाता है, व्याकरण का, मतलब ग्रामर का। लेकिन जो काव्य रचना है या पद्य रचना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें किसका ध्यान दिया जाता है, मुख्य रूप से छंद का ध्यान दिया जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन था। तो छंद की यहाँ डेफिनेशन है, आपने देखा है। अब इसमें से कुछ चीजें आपको पढ़ना है, जरूरी है, बहुत सारी चीजों को नहीं, लेकिन कुछ चीजों को पढ़ना है। चरण क्या होता है? चरण क्या होता है? किसी भी छंद के चतुर्थांश को, किसी भी छंद के चतुर्थांश को किसको कहते हैं, चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, मैंने अभी बोला ना कि चतुर्थांश एक शब्द आ गया, और इस चतुर्थांश को भी इसी वक्त पढ़ते चलते हैं, क्योंकि मैथ्स का है। तो मैथ का क्लास ही लगा था जिसमें हम लोग को आज हिंदी पढ़ना पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये चतुर्थांश तो हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं इस टाइप की एक आकृति बनती है और इस आकृतियों में बहुत बड़ा खेल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्या करना है, ये जो चतुर्थांश बनता है, जब एक वृत्त में बनता है, तो उस वृत्त में जो चतुर्थांश होता है वो आप जानते हैं, उसका एरिया बताना होता है। क्या बताना होता है, एरिया बताना होता है। और जो एरिया होता है चतुर्थांश का, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षाओं में मिलेगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको जानना है। 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आपके बोर्ड की परीक्षा में आएगा। आप समझ लीजिए, छोटे से पॉइंट को हम लोगों ने मैथ्स का अभी यहाँ पे सीख लिया है कि इस तरह से वृत्त के अंदर जो चतुर्थांश बनता है उसका क्षेत्रफल पूछता है। जैसा कि आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। और हमने क्या लिखा है, चतुर्थांश का मतलब इसमें जो चौथाई भाग बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, और उसका क्षेत्रफल होता है भाई पूरे का वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैथ की बात हो गई। तो चलते हैं आगे, हम कंटिन्यू हो जाते हैं डेफिनेशन के बाद, ठीक है। तो देखें अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी सीखा था चरण के बारे में। तो हमने कहा ना छंद में जो हम लोग सीखेंगे, चरण है, गति, यति, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर हमको काव्य की रचना करना पड़ता है या छंद की रचना करना पड़ता है। तो एक शब्द यहाँ पे रुक गया था। क्या रुक गया था, रुक ये गया था कि जो हमारा छंद था
ये इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने खूब पढ़ा है ऋग्वेद के बारे में। वेद जानते हैं आप लोग? ऋग्वेद जो होता है सबसे पुराना वेद होता है, उस वेद के 10वें मंडल में, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे जितना भी पढ़ डालें, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाएगा कि छंद जो शब्द है या छंद की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, या सबसे पहले किस वेद में हुई थी? तो चारों वेदों का नाम दे देगा, उससे पूछा जाएगा। तो ऋग्वेद में सबसे पहले किसका वर्णन किया गया था? छंद का। बाकी उसके बाद क्या होता है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। 2 क्वेश्चन ही हो गया। क्या क्या क्वेश्चन हो गया? वेद के पूछेगा तो ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का वर्णन किया गया, और किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। ये दोनों अपने आप में क्या है? वनडे एग्जाम का एक क्वेश्चन हो गया। एक बात इसके साथ और जुड़ी है, क्या हुई है कि ऋग्वेद के बाद एक मुनि थे जिनका नाम था पिंगल मुनि। क्या नाम था? पिंगल मुनि। हाँ, पिंगल मुनि ये महाकवि थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे डिटेल में छंद को लिखा और एक्सप्लेन किया, और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम छंद शास्त्र हो गया। क्या हो गया? छंद शास्त्र। एक बात ये भी पूछा था कि पिंगल मुनि के द्वारा जो छंद की रचना की गई है उस किताब का नाम क्या है? तो क्या है? छंद शास्त्र। अच्छा, इसको बाद में इनके नाम से भी रख दिया गया पिंगल शास्त्र। क्या बोला गया? पिंगल शास्त्र। क्या बोला गया? पिंगल शास्त्र बोला गया। तो आप समझ गए होंगे, कभी कभी नाम से किताबों का नाम पड़ जाता है, तो वैसे ही इनके किताब का नाम इन्हीं के नाम से हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये सभी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट रही, जिसको हम लोग को छंद के सीखने के दौरान सीखना था। आगे चलते हैं। तो अभी भी छंद की रचना में हम लोगों ने चरण पढ़ा था। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरे घबराइए मत, ये इतना गजब का क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। मुझे लगता है मात्रा देना तो सबको आता है, लेकिन मात्रा किसे कहते हैं, आसान काम नहीं है। आप यहाँ पढ़ लीजिए कि वर्डों के उच्चारण, जैसे वर्ड का मतलब हो गया, जैसे हम लोग क पढ़ते हैं और का पढ़ते हैं और की पढ़ते हैं और की पढ़ते हैं, तो ये जो आप वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उसको प्रोनाउंसिएट जो कर रहे हैं, उसकी जो उच्चारण का काल का मतलब होता है समय, उच्चारण काल जो लिखा गया उसको बोलेंगे उच्चारण का जो समय होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मात्रा बोलेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? एक बार फिर से पूछते हैं, वर्डों के उच्चारण काल को क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। आगे हम चलते हैं। आगे क्या करना है हमको? जो मात्रा स्पेशली अपने छंद के हिसाब से कहें, इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको जानना ही होगा। बिना इसके जाने हुए हम लोग अपने मेन पैटर्न तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो आपके मात्राओं की बात करें तो मात्राएं बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मुख्य रूप से क्या जानना है कि लघु मात्रा होती है और दीर्घ मात्रा होती है। दीर्घ स्वर भी बोलते हैं इसको, हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष का मतलब छोटा। अब इसमें आता कौन कौन सा है, यही सबसे मेन रोल है। अगर हम लोग इसको नहीं सीख पाएंगे तो समझ लीजिए अपने जो टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए कौन कौन सी मात्रा होती है, कैसे कैसे होते हैं ये। अगर आ लिखा गया है और ई लिखा गया है और उ लिखा गया है और री लिखा गया है। फिलहाल मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा में जो ये अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, तो इसमें आ जाता है आ हो जाएगा, मान लीजिए ई हो जाएगा और उ हो जाएगा और ए हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा, फिर ओ, और आप जानते हैं अ होता है और अंग और अह। ये मात्रा में तो नहीं आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो यहाँ पे पैटर्न है इसके हिसाब से देखें तो मात्रा में कन्वर्ट करेंगे तो आ की मात्रा ऐसे होती है, फिर ई की मात्रा की बात करें तो बड़ी वाली बात है, और इसके बाद उ की बात करते हैं, फिर ए की बात करते हैं, फिर ए की बात करते हैं, फिर आप ओ की बात करते हैं, और फिर औ की, और फिर अंग है या अह है। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे,
अपने इस छंद में क्या करना होगा, हमको दीर्घ मात्रा में काउंट करना होगा, और दीर्घ को टू की तरह से उल्टा टाइप का लिखते हैं, 2 मात्रा गिनते हैं इसको। और अगर हम लघु मात्रा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, आज की कोई मात्रा नहीं होती। एक देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आप तो खूब पढ़े होंगे, कहेंगे अ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। तो इसमें मात्रा है नहीं, अगर लिखा आएगा तो एक मात्रा काउंट करेंगे इसको, लेकिन इसकी मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, जो यहाँ पे बड़े जिसको हम लोग बड़ा आ बोलते हैं ना। तो इसकी मात्रा की बात करते हैं तो ये आप समझ गए होंगे, ये छोटी ई की बात करेंगे, ये छोटा ऊ की बात करते हैं, और दी की बात करते हैं। तो ये जो मात्राएं हैं, जब हम लोग अभी छंद को लिख करके उसकी मात्रा को काउंट करेंगे ना, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इम्पोर्टेंट एक और है जो किताबों में नहीं मिलता भाई, देखो क्या है, जब आपकी चंद्रबिंदी रहेगी तो उसको एक मात्रा, एक को कैसे डिनोट करते हैं, 1 से, ऐसे टाइप का, मतलब चंद्रबिंदी टाइप का लिखा रहेगा कहीं पर, तो वहां पर क्या होगा, एक मात्रा काउंट होता है। लेकिन वहीं अंक की मात्रा रहेगा तो वहां 2 मात्रा काउंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। और एक चीज बात है, एक जो ऊपर इस तरह से कभी कभी देखते हैं र लग जाता है, जैसे गर्व में है तो ऊपर र लग जाता है, तो जब ऊपर र लगा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 2 मात्रा काउंट करते हैं। कितनी मात्रा, 2 मात्रा काउंट करेंगे। लेकिन वही र अगर नीचे ऐसे जैसे लिखा गया तो वहां पर क्या होता है, 1 मात्रा काउंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज है, और क्या बात है आपको समझना है, समझना क्या है, जैसे हमको सत्य में पढ़ना है कि सत्य में कितनी मात्रा होगी, तो कभी कभी आप देखेंगे आधा जब अक्षर लिखा रहेगा, ध्यान दीजिए मात्रा देकर ही आपको दिखाया जा रहा है, अगर आधा जो वर्ड लिखा रहेगा तो उससे पहले वाले पर 2 मात्रा दे देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं है तो वह 1 मात्रा काउंट किया जाता है। जैसे अगर हम पवन की बात करें तो पवन, क्या बात करें, पवन की बात करते हैं तो पा पे कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा काउंट करते हैं, और यहाँ पर वा पर भी 1 मात्रा और ना पर भी, तो 1 2 3, मतलब कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, पवन में 3 मात्रा हो जाएगी। इस तरह से हमको काउंट करना होगा। जैसे एक और वर्ड बताएं, हम एक और वर्ड बताएं, जैसे वाहन, वाहन एक शब्द आ गया तो वहां पे देखिए अब आ की मात्रा आई है, तो इसको 2 मात्रा काउंट करें। इसमें से कोई भी मात्रा अगर आपको दिखती है, या इस तरह का कोई भी वर्ड में लिखा हुआ दिखता है, तो उसमें क्या करेंगे, 2 मात्रा काउंट करते हैं, और जिसमें कोई भी मात्रा ना हो उसमें 1 और उसमें 1, इस तरह से मात्राओं को देखेंगे। ये आपका 2 गिना जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब कुल मिलाकर कितनी मात्रा हो गई, 4 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो ये 4 मात्राएं, मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अगर इस तरह के वर्ड रहेंगे, क्योंकि मात्रा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मात्रा देना अगर आप सीखते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी छंद को पढ़ेंगे तो उसमें मात्रा का ही सबसे बड़ा खेल है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको मात्रा देना आ गया। जैसे एक वर्ड और मैं लिख देता हूं, जैसे लिखा गया मंगल, क्या लिखा गया है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे मंगल भवन मंगलहारी, तो उसमें मंगल में जब अंक की मात्रा आती है तो वहां 2 मात्रा गिनते हैं, और घर पे कोई मात्रा नहीं तो 1 हो गया, और ला पर 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, कितनी मात्रा हो जाएगी, 4 मात्रा हो जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया। तो चलते हैं हम अगले वाले पॉइंट पर, अगले वाले पॉइंट को सीखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट ही छंद के कुछ मेन जो तत्व थे, स्पेशली मैं ये कहूं कि मात्रा के बारे में, चरण के बारे में। यति की बात करते हैं तो स्टॉपेज को, जो स्टॉपेज होता है उसको यति बोलते हैं। गति और लय की बात करते हैं तो जिस लय में हम लोग किसी भी लाइन को पढ़ते हैं वही उसका लय कहलाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। चरण आपको बता दिया गया कि चरण क्या होता है। जब कभी भी कोई भी छंद की रचना करते हैं तो उसमें क्या होता है, जहां जहां स्टॉपेज लग जाता है तो वहां स्टॉपेज से पहले वाला जितना लिखा रहता है वो आपका चरण होता है। कभी कभी वो जो चरण की बात करते हैं तो वो 4 चरण में, कभी कभी 6 चरण में छंद की रचना की जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज्यादातर जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन बस चरण हमको समझना था। चरण को 2 भागों में बांटा भी गया है, एक सम चरण होता है, एक विषम चरण होता है। तो जब चरण को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 नहीं 5 6 तक काउंट करेंगे, लेकिन स्पेशली मैंने बताया 4 होते हैं। तो पहला और आपका तीसरा जो चरण होता है उसको विषम चरण कहते हैं, और जो आपका दूसरा और चौथा चरण होता है उसे सम चरण कहते हैं। तो चरण के बारे में बात हो गई, मात्रा के बारे में बात हो गई, गति के बारे में बात हो गई कि स्पीड में जो आप लय में बोलते हैं लय की बात हो गई। और इम्पोर्टेंट बात है कि यति का मतलब जहां पे हम एक बार जैसे मंगल भवन अमंगल हारी जहां रुकते हैं तो वहां तक एक चरण कंप्लीट हो जाता है।
बात करते हैं थोड़ा पंक्ति की, तो पंक्ति और चरण में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी चरण को ही तो पंक्ति कह देते हैं, बट पंक्ति और चरण में थोड़ा थोड़ा कभी कभी अंतर होता है। कैसे होता है, कभी कभी दो चरण को एक साथ में लिख देते हैं, तो एक साथ में लिख देंगे तो पूरी टोटल आपकी एक पंक्ति कहलाएगी, और जहां स्टॉपेज था वहां तक आपका क्या कहलाएगा, चरण कहलाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई यहाँ तक। आगे हम देखते हैं तो छंद के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, छंद के प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार की बात कर ले अगर छंद के, तो यहाँ पे छंद 3 प्रकार का होता है। पहला लिखा मात्रिक छंद, दूसरा लिखा गया वर्णिक छंद, और तीसरा लिखा गया आपका मुक्तक छंद। मतलब यहाँ पे इसकी बात करते हैं मात्रिक छंद, तो यही इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट कहने का मतलब दुनिया के सभी एग्जाम में यही पूछा जाता है। मात्रिक छंद क्या होता है, वह छंद जिसमें मुख्य रूप से मात्राओं को ध्यान में रखकर छंद की रचना की जाती है। मतलब कोई भी छंद की रचना हम करते हैं उसमें मुख्य रूप से किसका ध्यान देते हैं, मात्राओं का। और यही आपका सभी एग्जाम में आता है। और अगर हम इसको सीख लेते हैं तो समझ जाइए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज का जो उद्देश्य है उसको कंप्लीट कर लेंगे। वर्णिक छंद क्या होगा, ये तो खुद ही बता रहा है कि यही तो गजब की हिंदी है। इसी हिंदी के माध्यम से तो हम सभी लोग मतलब बिना कुछ नहीं पढ़ेंगे तभी कुछ सीख जाते हैं, छोटे से लेकर के बिना हिंदी पढ़ेंगे मतलब, लेकिन इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो क्या बताया गया है, वर्णिक छंद क्या होता है, जब किसी भी छंद में स्पेशली वर्ड का ध्यान देकर के किया जाए, मतलब मात्रा का ध्यान हो या ना हो, लेकिन मुख्य रूप से किसका ध्यान देना चाहिए, वर्ड का ध्यान, उसे वर्णिक छंद कहेंगे। और मुक्तक में ना तो विशेष रूप से मात्रा और ना ही विशेष रूप से वर्ड का ध्यान रख करके हम कोई छंद की रचना करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मुक्तक छंद। लेकिन इंपॉर्टेंट इसको हमको आज पढ़ना है, मात्रिक छंद। चलिए देखते हैं अगले स्टेप। अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि जो मात्रिक छंद जिसको हम लोग कह रहे थे कि मुख्य रूप से इसी को आज सीखना है, जो मात्रिक छंद होता है वह भी आपका कितने प्रकार का होता है, वह भी आपका 3 प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं सम मात्रिक छंद। ध्यान दीजिए आप लोग, सम मात्रिक आपका छंद है। और दूसरे की बात करते हैं उसका नाम है अर्ध सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, तो प्लीज हंसने से ज्यादा बढ़िया है कि हाँ देखें। और विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद। मैं बता रहा था कि जो हमारे मात्रिक छंद है उसी को हम लोग को पढ़ना है। और अब हम लोग इम्पोर्टेंट की तरफ पहुंचे हैं, जो एक एक करके तीनों को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। विषय ध्यान देते हुए देखते हैं। यहाँ आज हम लोग को पढ़ना है क्या, सम मात्रिक छंद। क्या पढ़ना है, सम मात्रिक छंद पढ़ना है। और इस सम मात्रिक छंद में जो यहाँ पे लिखा गया है 4 गीत हरि लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 4 गीत हरि और आस है। तो हरि का मतलब भगवान जानते हैं, भगवान की 4 गीत की आश के मतलब आशा किया गया है। तो यहाँ पे इसका ट्रिक है। और इसमें चा का जो चा लिखा गया है, चा का फुल फॉर्म क्या है, चौपाई है। क्या है, चौपाई है। और रा की बात करते हैं तो उसमें उसको बोलेंगे ये रोला है। और गीत की बात करते हैं अगर, तो गीत का फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो गीतिका है। क्या है, गीतिका है। और हर की बात करते हैं तो वो क्या है आपका हरि गीतिका है, हरि गीतिका है। और बात करते हैं आ की, तो आ का मतलब है आभा से है। और श की बात करते हैं तो ये है सरसी है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये सभी जो लिखे गए हैं ये सब क्या है, सम मात्रिक है। मात्राओं की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं। इसकी बात करते हैं तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। और इसकी बात करते हैं तो ये 26 मात्राएं होती हैं। इसकी बात करते हैं तो ये 28 मात्राएं होती हैं। अगर हरि गीतिका की बात करते हैं, आधा की बात करते हैं इसमें 31 मात्राएं होती हैं। और इसकी सरसी की बात करते हैं तो 27 मात्राएं होती हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके अलावा आपका सम मात्रिक छंद कोई नहीं होता है। मतलब हम लोग को जितना यहाँ लिखा गया है वही केवल सम मात्रिक में पढ़ना ही होता है, बाकी नहीं पढ़ना होता है। तो चौपाई क्या होते हैं, अब हम एक चौपाई के बारे में बताएंगे, सबकी डेफिनेशन एक जैसी हो जाएगी। चौपाई किसे कहेंगे, तो आप डेफिनेशन सबकी एक तरीके से बताएंगे कि वह सम मात्रिक छंद,
वह सममात्रिक क्षण जिसमें 4 चरण होते हैं। अभी मैं पूछूंगा इसके बाद। वह सममात्रिक क्षण जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? चौपाई। ये आपके क्लास 9th में ये आपके परीक्षा में आएगा। आगे क्या लिखा गया है? रोला लिखा गया है। मैं रोला की बात करूं तो क्लास 10th का टॉपिक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको बताना होगा कि वह सममात्रिक क्षण, क्या बोलेंगे? वह सममात्रिक क्षण जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? रोला बोलते हैं। मतलब सभी चरण में ये जो मात्राओं का खेल है वह इक्वल होता है और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सममात्रिक। सम मतलब समान और मात्रिक मतलब मात्रा, जिसमें सभी मात्राएं क्या हो? सभी मात्रा मतलब सभी चरण में मात्राएं समान हो, वही सममात्रिक होगा। और आपने देख लिया कि सममात्रिक में जितनी मात्राएं हैं सभी चरणों में मात्राएं क्या होती हैं? समान होती है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या है। ओके, अब हम लोग अगले विषम मात्रिक क्षण को और अर्ध सममात्रिक क्षण को पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था सममात्रिक क्षण और अब किसका नंबर आ गया? लिखा गया अर्ध सममात्रिक क्षण। क्या पढ़ना है हम लोग को? अर्ध सममात्रिक क्षण पढ़ना है। और इसका भी ट्रिक है, जैसे उस वाले ट्रिक को आप पढ़े थे वैसे इसका भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक है दोष उब। तब पढ़ते पढ़ते उब गए तो अब उसका फुल फॉर्म क्या है? दो का फुल फॉर्म है दोहा। सा यहाँ सोरठा के लिए, उ उल्लाला के लिए और ब परवय के लिए। तो अब इसमें क्या है? इसमें आप मात्राओं की बात करते हैं तो जो विषम चरण होगा मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होगी और दूसरे और चौथे चरण में 11। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में। ये ट्रिक भी है, ये ट्रिक भी है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। और सोरठा में क्या होता है? सोरठा जैसे उसका अपोजिट होता है, मतलब सोरठा जो छंद होता है वो दोहे का अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। और इसी तरह से उल्लाला की हम बात करते हैं तो 15 और 13 के रेशियो से है और 12 की बात करते हैं तो 12 और 7 के रेशियो से मात्राएं हैं। अब इसमें से किसी की भी डेफिनेशन अगर पूछा जाता है तो आप बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे और आप लिखेंगे अपने नोटबुक में। आपको क्या करना है? लिख करके कंप्लीट करना है और आप देखेंगे आगे। तो मैं बता दूं, मैं एक बताता हूं, मैं क्या करूंगा? एक बताता हूं, बाकी आप उसी तरह से कर लेंगे। जैसे मैं दोहा की डेफिनेशन बताता हूं, आप कैसे बताएंगे दोहा की डेफिनेशन? वह, यहां शुरू करेंगे वह अर्ध सममात्रिक क्षण। क्या शुरू करेंगे? वह अर्ध सममात्रिक क्षण जिसमें 4 चरण होते हैं और पहले तथा तीसरे चरण में मतलब विषम चरण 13 मात्रा होती है और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। और जब आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा तो इसमें एक नोट पॉइंट लिख दीजिएगा और ये नोट पॉइंट जो है ये दोहा और सोरठा दोनों में काम करेगा। क्या नोट पॉइंट लिखना है? नोट पॉइंट लिखना है दोहा छंद सोरठा का उल्टा होता है। ये नोट पॉइंट लिख लेंगे। जब आप अपने डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो उस समय इसको लिख देंगे दोहा छंद सोरठा का उल्टा होता है। और जब सोरठा की डेफिनेशन आप देखेंगे तो इसमें भी वही बात कर लेंगे कि तब दोहा के स्थान पे क्या बोलेंगे? तब सोरठा बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे? सोरठा बोलेंगे। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। ये नोट पॉइंट लिखेंगे। बात समझ आ गई? और हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल यहां लिखते हैं। कोई एग्जाम्पल लिखे गया है, मैं लिखता हूं रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन
पानी शब्द सुन, पानी गए उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। तो यहां पर ये लिखा गया है आपका दोहा, और हम एक लाइन पर मात्रा देकर दिखाते हैं। मात्रा कैसे दिया जाएगा मैंने आपको समझा रखा है कि जब किसी अक्षर पर मात्रा नहीं हो तो वहां पर एक मात्रा काउंट करेंगे, छोटी की मात्रा है वहां पर भी एक मात्रा काउंट करेंगे, माँ पे एक मात्रा काउंट करेंगे, ना पर भी एक मात्रा काउंट करेंगे, यहाँ पे आठ मात्रा से दो मात्रा काउंट करेंगे, और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है दो मात्रा काउंट करेंगे, और यहाँ पर भी दो मात्रा काउंट करेंगे, यहाँ पे आप ख पर छोटी की मात्रा है एक मात्रा काउंट करेंगे, और ए पर आपका दो मात्रा काउंट करेंगे। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए पहला जो चरण था, ये पहले चरण में कितनी मात्रा होगी 13 होगी। और आप क्या करेंगे अपने होमवर्क में आगे की मात्रा लेंगे, लेकिन एक और हम ले लेते हैं, बिन पर आप सॉरी एक मात्रा लेंगे, ना पर भी एक मात्रा देंगे, पानी पर आप दो मात्रा देंगे, यहाँ ना पर भी दो मात्रा देंगे, स पर एक मात्रा देंगे, और ब पर भी एक मात्रा देंगे, सुन पर दो मात्रा देंगे, और ना पर एक मात्रा देंगे। तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल कितनी मात्रा होगी 11 मात्राएं, 11 मात्राएं होंगी, और यहाँ पर 30 मात्राएं है ना। तो मैं आपको बता दूं इस तरह से आप सभी मात्राओं को देंगे और मात्राओं को सीखेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया। तो आगे अब कौन सा बचा है विषमात्रिक्षण, जो आगे भी देख रहे हैं। देखिए तो आगे भी जस्ट हम लोग अर्थमात्रिक कंप्लीट किए, और हम लोग को अब क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है विषमात्रिक्षण। क्या पढ़ना है विषमात्रिक्षण। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है कुछ, शब्द तो बहुत अच्छा है, इसका ट्रिक है कुछ है। कु का मतलब जो है कुंडलिया है, कुंडलिया, कु का जो फुल फॉर्म है कुंडलिया है, और छ की बात करते हैं तो ये क्या है छप्पय, छप्पय। तो का फुल फॉर्म, कु का फुल फॉर्म था कुंडलिया, और छ का फुल फॉर्म क्या था छप्पय था। तो ये क्या होता है, ये आपका दो विषमात्रिक्षण होते हैं, और विषमात्रिक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस दोनों में कितने चरण होते हैं 6 चरण होते हैं, 6 चरण। चरणों की संख्या इसमें क्या आती है 6 होती है। तो इसका कुंडलिया का भाई ट्रिक है, क्या कुंडलिया का ट्रिक है डी आर, डी आर का मतलब आप समझते हैं डॉक्टर का शॉर्ट ट्रिक है। तो डी का मतलब यहाँ पर दोहा, डी का मतलब क्या है दोहा है, और रा का मतलब क्या है रोला है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई कि कुंडलिया का ट्रिक है डी आर, डॉक्टर है, और डॉक्टर का फुल फॉर्म की बात करें तो डी से दोहा है और रोला है। इसको दोनों को मिला देंगे तो 4 चरण में क्या होगा दोहा होगा, और 2 चरण के लास्ट में क्या होगा रोला होगा। दोनों को मिलाकर 6 चरण बनेगा, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है कुंडलिया। इस तरह से छप्पई की अगर बात करते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक है आर ओ। मुझे लगता है बात समझ में आ गई कि जब डॉक्टर के पास तभी जाना होगा जब आपको आर ओ का पानी नहीं मिलेगा, मतलब शुद्ध जल की बात है। फिर यहाँ पे ट्रिक है आर का मतलब फिर वही है आपका क्या है रोला है, और ओ का मतलब उल्लाला से है, मतलब ओ का फुल फॉर्म अगर बात करें उल्लाला है। और आप समझ गए कि रोला और उल्लाला को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा छप्पय। तो स्टार्ट में 4 जो पंक्तियां होंगी वो आपके रोला की होंगी, और लास्ट जो पंक्तियां होंगी वो आपकी क्या होंगी वो आपकी उल्लाला की होंगी। और ये आपका क्या हो जाएगा ये दो जो आपकी पंक्ति होगी तो कुल मिलाकर के कितने चरण हो जाएंगे, कुल मिलाकर के 6 चरण तैयार हो जाएंगे, और 6 चरण में आपका क्या आता है ये आपका विषमात्रिक्षण जाता है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गया। अगर आपको कुंडलिया की डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे वह विषमात्रिक्षण। क्या लिखेंगे मैं एक बताऊंगा, दूसरा आप समझ जाएंगे। वह विषमात्रिक्षण जिसमें 6 चरण होते हैं, कितने चरण 6 चरण होते हैं, और
प्रथम देखिए यहाँ पर प्रथम 4 चरण में दोहा और लास्ट के 2 चरण में रोला होता है तो उसे कुंडलीय छंद कहते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ बहुत अच्छा सा ट्रिक था। कुंडलीय कट क्या होता है? डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर होता है, मतलब डी आ होता है। फुल फॉर्म में आपको बता ही दिया। छप्पे का अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रिक क्या होता है, आप बताएंगे रोला होता है। और यहाँ रोला में छप्पे का आरओ होता है और आरओ में रोला और रोला का दोनों मिला देंगे तो छप्पे बन जाता है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। और इस तरह से हम अपने इस कंटिन्यूटी को हर अच्छे हिंदी के सेलिब्रेशन के डे में स्टडी करते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में आ जाता है, इसे कुछ सीख लेते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। ओके।